नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, पीछे के क्लासों में पॉलिटी में आपने जो है देख लिया है। आज हम लोग नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ग्राम पंचायतें कैसे कार्य करती हैं और उनका गठन कैसे किया जाता है। यह एक सवाल है। और साथियों, इसके पहले हमारी परंपरा के हिसाब से एक सरोवर में दो हंस रहते थे। हंसों के जोड़ों में एक राजा था और एक सेनापति। बहुत ही सुंदर हंस थे, सरोवर में रहते थे हिमालय के। एक दिन कई सरोवर के जो है हंस आए और बोले कि महाराज, हम लोग वाराणसी के संगम में नहाना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। तो पहले हंस ने मना किया कि नहीं, जाना उचित नहीं है, वहाँ का राजा हमें कैद कर लेगा। लेकिन हंसों ने नहीं मानी और अंततः हंस और उसके सेनापति को अपने पूरे दल के साथ वाराणसी जाना पड़ा। हंस बहुत ही सुंदर और सुशोभित हो रहे थे। उनके पंख बादलों में चमक रहे थे, उनकी चोंच स्वर्ण की तरह चमक रही थी, पैर बिल्कुल सफेद दूध की तरह दिख रहे थे। जब वो पहुंचे तो वहां के राजा को पता चला कि एक इस प्रकार का हंस हमारे राज्य में आया है, जिसको सुन के राजा ने जो है उनको पकड़ने का आदेश दिया और उनके पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सरोवर के किनारे जाल बिछा दिया गया। हंस आए, सब स्नान करने लगे। राजा किनारे पहुंचा और वो जाल में फंस गया। तब राजा चिल्लाया कि बचाओ बचाओ मुझे। तो सारे हंस अपनी राजा को फंसा देख उड़ने लगे। लेकिन जब राजा के सेनापति ने देखा कि मेरा राजा फंस रहा है, तो वो उनको बचाने के लिए आगे बढ़ा। और ये सब बातें राजा के सेनापति सुन रहे थे और वो देखे कि हंस फंसा है और उनका सेनापति उन्हें बचाने के लिए आया है, जिसको देखकर उनके मन में भाव आई और उन्होंने जो है हंस को छोड़ दिया। उन्होंने जब हंस को छोड़ा तो देखा कि हंस जो है बाहर निकलते ही पहले रुक गया और राजा हंस सोचने लगा कि अगर मैं चला गया तो इनका राजा इन्हें जरूर दंड देगा। फिर राजा हंस ने सेनापतियों से बात की कि मैं आपके राजा से बात करना चाहता हूं। और वो सेनापतियों के कंधों पे बैठ गए और राज दरबार में गए। राज दरबार में राजा ने पूछा कि देख के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि हंस इनके कंधे पे क्यों बैठे हैं। उसके बाद सेनापतियों ने राजा को सारी बात बता दी, जिसके बाद राजा बहुत खुश हुआ और सेनापतियों को कोई दंड नहीं दिया, खुश हुआ और हंसों को कुछ समय तक वाराणसी में रुकने और विश्राम करने, इसके बाद अपने घर जाने का आमंत्रण दिया। तो साथियों, कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जरूर बताइएगा साथियों कि आपको क्या सीख मिली इस कहानी से। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ऋग्वैदिक काल में गांव प्रशासन की आधारभूत इकाई थी। ऋग्वैदिक कालीन ग्रामीण सभ्यता आपको पता ही है, जिसमें गांव की आधारभूत संरचना का पता चलता है। 1870 में वायसराय लॉर्ड मेयो ने प्रशासनिक दक्षता हेतु शहरी नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा प्रारंभ की। भारत शासन अधिनियम 1919 के अनुसार पंचायतों के हस्तांतरण के विषय के रूप में शामिल किया गया तथा इसके संबंध में विधि बनाने शक्ति प्रांतीय विधायिकाओं को सौंप दी गई। इसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति सौंपी गई। इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप सन 1920 से 30 के मध्य मद्रास, बिहार, बंगाल, असम और पंजाब में पंचायती राज्य की स्थापना संबंधी कानून बनाए गए।
गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करने के लिए स्वतंत्र भारत में जेसी कुमारप्पा ने गांधीवादी आदर्शों के आधार पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया और उन्होंने ग्रामीण पंचायत बनाने की अनुकंपा अनुच्छेद 40 में गांधीवादी श्री मननारायण अग्रवाल ने पंचायती राज को संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के भाग में सम्मिलित किया। बलवंत राय मेहता 1957 में योजना आयोग द्वारा नियुक्त किए गए इस समिति का प्रमुख उद्देश्य उन कारणों का पता लगाना था जो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की संरचना एवं प्रणाली की सफलता में बाधक थी। पहला ग्राम स्तर पर पंचायत, दूसरा मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, तीसरा उच्चतम स्तर पर जिला परिषद। अशोक मेहता समिति 1977 13 सदस्यीय अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। इसने निम्नलिखित अनुशंसाएं की। पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का हो, पंचायतों में दलीय आधार पर चुनाव हो एवं पंचायत राज संस्थाओं संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाए। पंचायतों की संरचना द्विस्तरीय हो, जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत जिसमें 15 से 20 गांव शामिल हो तथा द्वितीय स्तर पर जिला परिषद हो। न्याय पंचायत का गठन किया जाए। न्याय पंचायत के गठन की भी मांग की इन्होंने। पीवी के राव समिति 1985। इस समिति के प्रमुख उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों एवं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था। LM सिंघवी समिति 1986। वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक अवधारणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और PK थुगन उप समिति 1988। वर्ष 1988 में कार्मिक मंत्रालय के संबंध में संसदीय समिति ने जिला योजना पद्धति पर विचार विमर्श एवं सुझाव देने हेतु घुगन की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया। VN गाडगिल समिति। इस समिति का गठन कांग्रेस पार्टी के भीतर किया गया था, जिसे विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु पंचायती राज कार्यक्रम के संबंध में सिफारिशें देनी थी। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है, जिसका तात्पर्य है ग्राम सभा की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह। इसका अर्थ यह है कि ग्राम सभा का कोई निर्वाचित निकाय नहीं है, अपितु लोगों का समूह है जो इस क्षेत्र में मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। ग्राम स्तर पर मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की विश्व स्तरीय संरचना को व्यवस्था स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 243 के C में पंचायतों की संरचना संबंध में उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत विधानसभा को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने का दायित्व दिया गया। इनको दायित्व सौंपा गया और अनुच्छेद 243D महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों को ग्राम पंचायतों में स्थानों एवं पदों पर आरक्षण संबंधी अनिवार्य प्रावधान किए गए। अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडल द्वारा हेतु करने की शक्ति दी गई। पंचायतों का कार्यकाल अनुच्छेद 243(1) में प्रत्येक स्तर पर पंचायती अपनी प्रथम बैठक में 5 वर्ष तक अस्तित्व में बनी रहेगी। पंचायतों की अवधि यह पूर्ण होने पर पूर्व चुनाव अनिवार्य होगा। मतलब पंचायत में प्रधान का पद कभी रिक्त नहीं होगा। सदस्यता हेतु अयोग्यता अनुच्छेद 243(f) में यदि किसी ऐसा व्यक्ति निर्हर्यग्रस्त हो जाता है तो राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु निहित है। यदि व्यक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि के अधीन ऐसी निर्हर्यता से ग्रस्त हो जाता है जो उनके पंचायतों हेतु की हो,
तो उसे निहर्य घोषित किया जाएगा। पंचायतों की शक्तियां एवं दायित्व। अनुच्छेद 243 जी में राज्य विधानमंडल पंचायतों को निम्न विषयों पर के संदर्भ में शक्तियां और उत्तरदायित्व दे सकता है। सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास हेतु योजना तैयार करना। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय ऐसी योजनाएं जो पंचायती हेतु वित्तीय प्रावधान करती हूँ। पंचायती हेतु वित्तीय प्रावधान अनुच्छेद 243H। अनुच्छेद 243H में स्थानीय निकायों को अपने सामान्य गतिविधि हेतु कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायतों हेतु वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243। यह अनिवार्य है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्यों में पंचायत को सुदृढ़ वित्त के संबंध में सलाह हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन करे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था। वर्ष 1919 के अधिनियम से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि बड़ी नेताओं ने नगर पालिकाओं में प्रवेश किया था। पंचायतों हेतु वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग। तो अनुच्छेद 243 के 1 में यह अनिवार्य किया गया है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य में पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के संबंध में सलाह हेतु आयोग गठन करेगा। स्वतंत्रता के पश्चात 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया है। भाग 9 का क तथा 243 से 243(6) तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को सौंपे गए कार्य, किसी व्यक्ति के सामुदायिक वन अधिकारों एवं दोनों की प्रकृति और सीमा की अवधारिता करने की प्रक्रिया प्रारंभ करना। वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान करना। नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगर निकायों के क्षेत्र में लिए गए, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा, किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा जिसे राज्यपाल द्वारा नामित किया गया है। अनुच्छेद 243 के 5 ऐसी नगर पालिका जिसमें जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है के प्रादेशिक क्षेत्र में के भीतर एक या एक से अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 243 के 7 के तहत नगर पालिकाओं में भी अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस आरक्षित स्थानों का 1/3 स्थान विभिन्न वर्गों के महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। महिलाओं का भी पूर्ण ध्यान रखा गया है। यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा उसके अधीन अयोग्य, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं घोषित होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है। यदि वह 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया है तब भी वह चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 243W के अंतर्गत राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं की ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। अनुच्छेद 243Y में यह बंद करता है कि अनुच्छेद 243(0) के अधीन गठित राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, नगर पालिकाओं वित्तीय स्थिति की पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित विषयों के बारे में राज्यपाल को अनुशंसा देगा। राज्य निर्वाचन आयोग को नगर पालिकाओं के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। अनुच्छेद 243(य) तथा अनुच्छेद 243(च) एवं अनुच्छेद 243(2) में चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 के Z से A तक 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए वार्ड समितियां गठित की जाएंगी तथा राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के गठन प्रादेशिक क्षेत्र
तथा स्थानों को भरने आदि से संबंधित विधि बनाकर अन्य समितियों के गठन का प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 243 के 2 का ओ के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं में को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। जिलाधीश जिला प्रशासन का प्रमुख होता है, जिसमें जिले में राज्य सरकार का आधिकारिक अधिकार ऑफिशियल एजेंट होता है। जिले में राजस्व प्रशासन के रूप में जिलाधीश के कार्य भू राजस्व को संग्रह करना, अन्य सरकारी बकाया का संग्रह करना, तकावी यानी ऋणों का वितरण व उगाही करना, भूमि के रिकॉर्ड रखना और ग्रामीण सांख्यिकी अर्थात आंकड़ों को संग्रहित करना, उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों से टैक्स वसूल करना इत्यादि इनका कार्य है। तो साथियों, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत का प्रावधान अनुच्छेद 243 में किया गया है। इसके सब क्लासों में अलग अलग प्रावधान हैं, जिनके कार्य, गठन, समय अवधि, शक्तियां सबके बारे में दिया गया है। तो नगर पंचायतों के बारे में हमने आपको पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया है। साथियों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।